आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के मोसाद के उस ऑपरेशन की जिसके बाद से दुनिया ने मोसाद की ताकत जानी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। बात है 1976 की। इजराइल से उड़े एक प्लेन का हाईजैक कर लिया जाता है। इसके बाद उस प्लेन को युगांडा में लैंड कराया जाता है, जहां का तानाशाह खूंखार ईदी अमीन हाईजैकर्स का सपोर्ट कर रहा था। अब इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका था कि वो उस विमान में जो इजरायली नागरिक थे उन सबको सेफली कैसे छुड़ा के लाए, वो भी दुश्मन के घर में घुसकर। ये ऑपरेशन लगभग नामुमकिन के बराबर था, लेकिन मोसाद और इजरायली कमांडो के लगभग 100 लोगों के दस्ते ने सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पे प्लेन उड़ाकर उस रात जो कारनामा कर दिखाया, उसकी मिसाल आज भी दुनिया में दी जाती है। हाय गाइस, आई एम मयंक गवदिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हाई एजुकेशन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। बात है 27 जून 1976 की। रात 11 बजे एयर फ्रांस की एयरबेस A300V4 203 इजरायली शहर तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में टोटल 246 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे और इनमें ज़्यादातर पैसेंजर यहूदी और इजराइल के नागरिक थे। करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन एथेंस पहुंचता है, जहां से विमान को पेरिस के लिए उड़ान भरना था। एथेंस में विमान पर 58 पैसेंजर्स और सवार होते हैं और इन्हीं 58 पैसेंजर्स में से 4 आतंकवादी भी थे जिन्हें इस प्लेन को हाईजैक करना था। इन 4 आतंकवादियों में से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन गुट से थे और बाकी के 2 जर्मनी के रिवोल्यूशनरी सेल से जुड़े हुए थे। रात ठीक 11:30 बजे जैसे ही प्लेन एथेंस से उड़ान भरता है, वैसे ही ये चारों आतंकवादी प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इनमें से एक आतंकवादी कॉकपिट में घुसता है और को पायलट को बाहर निकालकर खुद उसकी सीट पर बैठ के प्लेन उड़ाने लगता है। इसके बाद से पूरा प्लेन हाईजैक हो चुका था और प्लेन पूरा आतंकवादियों के कब्जे में था। प्लेन को हाईजैक करने के बाद हैकर्स प्लेन को पेरिस न ले जाते हुए लीबिया के शहर बेंगहाजी में लैंड कराते हैं और बेंगहाजी में विमान में ईंधन डाला जाता है। इस दौरान आतंकवादी प्लेन में सवार एक ब्रिटेन में पैदा हुई इजरायली महिला को बीमार होने के कारण वहीं पे उतार देते हैं और बेंगहाजी में करीब 7.5 घंटे गुजारने के बाद प्लेन वापस से उड़ान भरता है और हाईजैकर्स के इशारे पर प्लेन का रुख अफ्रीका के एक देश युगांडा की तरफ मोड़ दिया जाता है और इसके बाद प्लेन को अगले दिन दोपहर 3:15 बजे युगांडा में लैंड कराया जाता है। और जो युगांडा का तानाशाह रहता है ईदी अमीन, वो इन हाईजैकर्स को पूरा सपोर्ट करता है और इससे पहले कि इजरायली कुछ समझ पाते, आतंकवादियों के समर्थन में युगांडा की आर्मी ने एंटबी एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया और इनका मकसद था कि रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। एंटबी एयरपोर्ट में युगांडा की सेना के लगभग 100 सैनिक मौजूद थे जिन्होंने चारों तरफ से पूरे एयरपोर्ट को घेर के रखा हुआ था। इसके बाद विमान से एक एक करके सारे पैसेंजर्स को उतारा गया और एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल में ले जाया गया, जो कि फिलहाल एयरपोर्ट के इस्तेमाल में नहीं था। अब तक करीब 24 घंटे हो चुके थे और विमान के हाईजैक होने की खबर पूरी दुनिया में तेजी से फैल चुकी थी। कहते हैं कि ईदी अमीन हर रोज खुद एंटबी एयरपोर्ट पर जाता था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेता था। 28 जून 1976 को विमान हाईजैकर्स ने इजराइल से पहली बार अपनी मांग रखी। हाईजैकर का मकसद था कि इजरायली जेलों में बंद 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों की रिहाई करवाना। इसके अलावा आतंकवादी कीनिया, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के जेलों में बंद अपने 13 साथियों को और छुड़वाना चाहते थे और कुल 53 आतंकवादियों की रिहाई के साथ साथ उन्होंने $5 मिलियन अमेरिकन डॉलर की भी मांग की थी। और मांग ना माने जाने की सूरत पर आतंकवादियों ने बंधक बनाए गए पैसेंजर्स को 1 जुलाई 1976 की सुबह एक एक करके मार डालने की धमकी दी थी। यानी इजरायली सरकार को उनकी मांगें पूरी करने के लिए सिर्फ 48 घंटे मिले थे। 29 जून 1976 को युगांडा की सेना एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल में कैद मुसाफिरों को 2 गुटों में बांट दी। जितने गैर इजरायली नागरिक थे उन सभी को वेटिंग हॉल में ले जाकर कैद कर दिया गया, जबकि 12 क्रू मेंबर सहित 94 इजरायली नागरिकों को ट्रांजिट हॉल में कैद कर दिया गया। अब वक्त है 30 जून 1976 का। मांग पूरी किए जाने का आखिरी दिन भी खत्म होने वाला था। इसी बीच हाईजैकर गैर इजरायली बंधकों में से 48 मुसाफिरों को रिहा कर देते हैं। इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग और बीमार थे। इन सभी मुसाफिरों को स्पेशल विमान से पेरिस भेज दिया जाता है। 1 जुलाई 1976 को हाईजैकर्स की दी गई मोहलत खत्म होने से पहले ही इजरायली सरकार ने हाईजैकर्स को यह पैगाम पहुंचाया कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें कुछ और वक्त चाहिए। हाईजैकर्स ने इजरायली सरकार की बात मान ली और उन्हें 4 जुलाई तक का और वक्त दे दिया, जो कि हाईजैकर्स की सबसे बड़ी गलती थी। इतना ही नहीं, वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि इस बातचीत के तुरंत बाद
100 और गैर इजरायली नागरिकों को रिहा कर देते हैं और इन सभी नागरिकों को भी स्पेशल फ्लाइट से पेरिस भेज दिया जाता है। अब एनबी एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल में सिर्फ 94 इजरायली नागरिक, 12 क्रू मेंबर और 10 फ्रांस के युवा मुसाफिर मौजूद थे। मतलब टोटल 116 लोग ही बचे हुए थे। इजरायली सरकार के लिए ये वक्त बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि ना तो वो अपने ही नागरिकों को मरने के लिए छोड़ सकती थी और ना ही इन आतंकवादियों को रिहा करने का रिस्क ले सकती थी, क्योंकि इजरायली सरकार का ये नियम रहा है कि वो किसी भी सूरत में आतंकवादियों से डील नहीं करेंगे। पर कॉशन ये था कि इजराइल से इतने ज़्यादा दूर, वो भी दुश्मन देश के अंदर घुसकर अपने नागरिकों को कैसे छुड़ाया जाए, ये काम लगभग नामुमकिन के बराबर था। इसी बीच इजराइल ने अफ्रीका के अपने मित्र देशों से ईदी अमीन पर दबाव डालने की काफ़ी कोशिश की, पर काम बनता नजर नहीं आ रहा था। इसी के साथ साथ इजराइल अपने रेस्क्यू ऑपरेशन की तरकीब पर भी काम करता जा रहा था। दिन आ जाता है 3 जुलाई 1976 का। बंधकों की रिहाई के सारे रास्ते बंद थे, लिहाजा 3 जुलाई शाम के 6:30 बजे इजराइल की कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और इस रेस्क्यू के प्लान को तैयार किया गया। प्लान बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा था, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन था और इजरायली कमांडोज को ये मिशन बिजली की तेजी से पूरा करना था, जिसके चलते इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जानकारी जुटाने में लगी हुई थी और रिहा किए गए पैसेंजर्स से बातचीत करके उस एयरपोर्ट की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। और इसके साथ साथ युगांडा एयरपोर्ट पर मौजूद आतंकवादी और युगांडा आर्मी के सैनिकों की संख्या का भी सही नंबर मोसाद को मिल चुके थे। और जिस एयरपोर्ट में इन्हें कैद किया गया था, वो एयरपोर्ट इजराइल की ही एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था, जिसके चलते मोसाद ने उस कंपनी से इस एयरपोर्ट का ब्लूप्रिंट ले लिया और पूरा नक्शा तैयार करके सारे कमांडोज को पूरा प्लान समझा दिया। प्लान के मुताबिक 100 इजरायली कमांडोज की एक टीम इजरायली एयरफोर्स के 4C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शर्म अल शेख एयरपोर्ट से युगांडा के एडबी एयरपोर्ट की तरफ रवाना होता है। इन खास विमानों में काले रंग की एक मर्सिडीज कार और लैंड रोवर्स कार्स भी रखी गई थी। दरअसल मोसाद ने पता लगाया था कि जो ईदी अमीन है वो काले रंग की मर्सिडीज से चलता है और उसकी सिक्योरिटी में आगे पीछे लैंड रोवर्स चलती है, जिसके चलते उन्होंने वही प्लान क्रिएट करने के लिए इन कारों को प्लेन में रखा, ताकि आतंकवादियों को यह चकमा दिया जा सके कि ईदी अमीन आया हुआ है और इस बहाने से इजरायली सैनिक एयरपोर्ट के अंदर घुस सके। लेकिन खामोशी के साथ 4 एरोप्लेन को एडबी एयरपोर्ट पर लैंड कराना इतनी आसान बात नहीं थी और युगांडा के एयर स्पेस में चोरी छुपे अंदर घुस जाना, वो भी बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के नज़र में आए, ये चीज़ तभी मुमकिन थी जब प्लेन को काफ़ी कम हाइट में उड़ाया जाए, जिसके चलते प्लेन को सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई में उड़ाते हुए इजराइल ने अपने एरोप्लेन्स को एडबी एयरपोर्ट में लैंड कराया। विमान लैंड होते ही विमान का कार्गो द्वार पहले से ही खुला हुआ था, जिससे लैंड रोवर और मर्सिडीज कार को उतारा गया, जिसमें पहले से ही इजराइल के 100 कमांडोज बैठे हुए थे। इजराइल के इन 100 कमांडोज की टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। टीम का एक हिस्सा जो कि आतंकवादियों को टैकल करता, दूसरा हिस्सा बंधक बनाए गए नागरिकों को रिहा कराता और तीसरा हिस्सा इन नागरिकों को विमान तक सेफली वापस पहुंचाता। इसके बाद इजरायली कमांडोज ने ये माइक में अनाउंसमेंट किया कि हम इजरायली कमांडोज हैं और हम आपको यहाँ पे बचाने आए हुए हैं, तो जितने भी बंधक हैं वो सब फ्लोर पर लेट जाएं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच सके। और इसके बाद से ही फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और जितने भी आतंकवादी थे उन सभी को मार दिया जाता है और साथ ही साथ युगांडा सेना के 48 जवानों को भी मार दिया जाता है। इस बीच इजरायली यूनिट कमांडर योनातान नेतन्याहू की मौत हो जाती है। ये जो अभी मौजूदा समय में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके ही भाई थे। और इसके अलावा 3 बंधकों की भी मौत हो जाती है इस फायरिंग में और इस पूरे मिशन को 53 मिनट में कंप्लीट कर दिया जाता है। और मिशन कंप्लीट होते ही इजराइल को ये सूचना दी जाती है कि मिशन अकम्प्लिश्ड और वहाँ से ये रवाना हो जाते हैं। 53 मिनट के इस नामुमकिन मिशन को मोसाद और इजरायली कमांडोज ने बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के बाद से मोसाद की ताकत पूरी दुनिया ने जान ली। तो ये था इजराइल का थंडरबोल्ट ऑपरेशन। आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।